अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। और जिस तरह आप फिज़िकल क्लास में स्टडी कंटिन्यू कर रहे थे उसी तरीके से घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आजकल हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टडी कर रहे हैं, जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ लिया है आप याद कीजिए। हमने स्केलर्स के बारे में स्टडी कर लिया, फिर हमने वेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया। इससे पहले हमने मेजरमेंट और फिजिकल क्वांटिटीज़ के कॉन्सेप्ट्स के हवाले से बात की थी। वेक्टर्स की टाइप्स को हमने इन डिटेल डिस्कस करने की कोशिश की, और फिर मैंने आपको कुछ मैथमेटिकल रिलेशन सॉल्व करवाए हैं की पॉइंट्स की बुनियाद पर। कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आजकल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, और की पॉइंट्स जो हम डिस्कस कर चुके हैं उनको ज़रा रिव्यू करें तो हम लोगों ने दो वेक्टर्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मालूम करने का तरीका समझा। दो वेक्टर्स के दरमियान अगर एंगल मालूम करना हो, या अगर किसी एक वेक्टर का पोजीशन किसी दूसरे वेक्टर पर मालूम करना हो, तो फिर हम डॉट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। एंगल मालूम करना भी हम सीख चुके हैं, और पोजीशन मालूम करना भी सीख चुके हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी, आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो बिला झिझक आप उनसे कीजिए। इसी तरीके से रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स के प्रोडक्ट जो कि डॉट और क्रॉस की सूरत में होते हैं उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। हमने ये समझा कि दो सेम रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 1 के बराबर होता है। मतलब आप याद कीजिए, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के 1 के बराबर होता था। दो डिफरेंट रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता था। इसको भी याद कीजिए, आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई 0 के बराबर होता था। तो हमने डॉट प्रोडक्ट की ये दोनों प्रॉपर्टीज न्यूमेरिकल में सॉल्व की हैं, न्यूमेरिकल में हमने इनको यूज़ किया है, तो उम्मीद है कि इसकी भी आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। इसी तरीके से हमने दो रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के हवाले से बात की। तो हमने ये समझा था कि दो सेम रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। वो कैसे आप याद कीजिए, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के 0 के बराबर था क्योंकि एंगल 0 डिग्री बन रहा था। जबकि दो डिफरेंट रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट थर्ड वाले के बराबर होता है। यानी कि आई क्रॉस जे किसके बराबर था, के बराबर। फिर जे क्रॉस के किसके बराबर था, आई के बराबर। और के क्रॉस आई किसके बराबर था, जे के बराबर था। इनकी डायरेक्शन हम रिवर्स कर देंगे तो रिजल्ट भी नेगेटिव साइन के साथ आएगा। फिर हमने कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं मैग्नीट्यूड के हवाले से, एंगल के हवाले से, पोजीशन के हवाले से, और लास्ट टाइम हमने क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करना भी सीखा था। तो आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। देखते हैं कि आज हमारा पहला न्यूमेरिकल कौन सा है। ये टेक्स्ट बुक का ही न्यूमेरिकल है। तो देखिए, अब हम लोग सॉल्व करेंगे टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल नंबर 22। टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल नंबर 22 जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसमें देखिए कहा जा रहा है डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको क्या मालूम करना है, यूनिट वेक्टर। जिस प्लेन के ऊपर वेक्टर ए और वेक्टर बी मौजूद हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको क्या मालूम करना है, यूनिट वेक्टर मालूम करना है। मिसाल के तौर पर सपोज कर लेते हैं, फर्ज कर लीजिए कि हमारे पास ये एक प्लेन है। ये फर्ज कर लीजिए कोई रेक्टेंगुलर प्लेन है, सपोज कर लीजिए, ठीक है ना। अब इस रेक्टेंगुलर प्लेन में एक वेक्टर आपको दिखाना होगा। फर्ज कर लीजिए एक वेक्टर ये रहा इस डायरेक्शन में, इसको मैं कहता हूँ वेक्टर ए। और फर्ज कर लीजिए दूसरा वेक्टर ये है, इसको मैं कहता हूँ वेक्टर बी। ये वाला हो गया वेक्टर ए, ठीक है ना। और इसी तरीके से ये वाला वेक्टर हो गया वेक्टर बी। तो इन दोनों वेक्टर पर मुश्तमिल जो आपको रेक्टेंगुलर प्लेन बनती हुई नजर आ रही है, ठीक है ना। देखिए ये रही रेक्टेंगुलर प्लेन, एक साइड ये रही, एक साइड ये रही, एक साइड ये रही, एक साइड ये रही। ये फर्ज कर लीजिए वेक्टर ए है, और ये फर्ज कर लीजिए वेक्टर बी है। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको क्या मालूम करना है, सवाल के मुताबिक यूनिट वेक्टर। डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मालूम करने का मतलब ये है कि एक ऐसी लाइन जो वेक्टर ए के साथ भी 90 डिग्री पर हो, और एक ऐसी लाइन जो कि वेक्टर बी के साथ भी 90 डिग्री पर हो, तो जिसको मैंने यूँ ड्रॉ किया है। यहाँ पर यूनिट वेक्टर मालूम करना है, जिसको हम जाहिर कर देंगे यू से। और यूनिट वेक्टर है तो क्या लगा देंगे इसके ऊपर, एक एरो कैप या एरो हेड मार्क कर देंगे। आपको यू कैप मालूम करना है। आप फर्ज कर लीजिए कि जो बुक आपके पास मौजूद है उस बुक की जो सरफेस है
ठीक है ना। फिजिक्स की एक बुक सपोज कर लीजिए, बुक की जो सरफेस है वो रेक्टेंगुलर होगी, ठीक है ना, इसी तरह की होगी जिस तरह की यहाँ पर आपको रेक्टेंगुलर सरफेस नज़र आ रही है। ये फर्स्ट कर लीजिए फिजिक्स की बुक की सरफेस है, अपर सरफेस, ठीक है, जिसके ऊपर फिजिक्स का टाइटल मौजूद है। एक साइड ये है, ये फर्स्ट कर लीजिए वेक्टर ए है, तो इसके बिल्कुल सामने एक साइड ये होगी, इसको आप वेक्टर ए ही कहेंगे। इसी तरीके से एक साइड ये वाली है जिसको आपने वेक्टर बी कह दिया, तो एक साइड ये है, इसको भी आप वेक्टर बी कह दें। तो ये एक प्लेन बन गई वेक्टर ए और वेक्टर बी पर मुश्तमिल। अब फर्ज करें आपके पास एक पेन है, आप उस पेन को बिल्कुल वर्टिकल खड़ा कर दीजिए, तो जो पेन होगा जिसको आप बिल्कुल खड़ा करेंगे सरफेस के ऊपर, वो वेक्टर ए के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और वेक्टर बी के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। मतलब ये जो पेन होगा ये उस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ कुछ इसी तरह की बात की जा रही है, डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू क्या है 2i माइनस 6j माइनस 3k, एंड वेक्टर बी की वैल्यू क्या है 4i प्लस 3j माइनस k। वेक्टर ए और वेक्टर बी पर मुश्तमिल जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर, यहाँ लफ्ज देखिए लिखा हुआ है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की सूरत में एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पर आपको क्या मालूम करना है यूनिट वेक्टर। देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए, डेटा बनाते हैं। वेक्टर ए आपको गिवन है और वो कितना गिवन है 2i माइनस 6j माइनस 3k, उसको वेक्टर ए की सूरत में लिख दिया आपने। सवाल में दूसरा वेक्टर कौन सा गिवन है वेक्टर बी, तो वेक्टर बी को लिख लेते हैं। देखिए वेक्टर बी आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ग्रीन कलर से 4i प्लस 3j माइनस k, तो आपने दोनों वेक्टर्स लिख दिए। इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको क्या मालूम करना है यूनिट वेक्टर, तो मैंने यूनिट वेक्टर को यू सपोज कर लिया और चूंकि ये यूनिट वेक्टर है लिहाजा मेंशन करने के लिए ऊपर क्या लगाया है एरो हेड या एरो कैप। कैप यूनिट वेक्टर को जाहिर करता है जबकि तीर का निशान प्योर वेक्टर को जाहिर कर रहा होता है, ठीक है। देखते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाएगा। आप जानते हैं कि यूनिट वेक्टर डेफिनेशन के मुताबिक कैसे मालूम किया जाता है, जिस वेक्टर का भी यूनिट वेक्टर मालूम करना हो आप उस वेक्टर को उसके अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। यहां देखिए वेक्टर u को डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं वेक्टर u के मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड कैसे पता चल गया, यहां पर ये जो दो साइड लाइन आपको नजर आ रही हैं ये दो साइड लाइन क्या बता रही हैं मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर को जब उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा यूनिट वेक्टर। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, न्यूमेरेटर को u वेक्टर की सूरत में लिखा है, जबकि डिनोमिनेटर में देखें मैंने साइड लाइन भी हटा दी है तीर का निशान भी हटा दिया, सिर्फ यूं लिख दिया है और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। अब देखें अगर आप यूनिट वेक्टर u कैप मालूम करना चाहते हैं तो आपको वेक्टर u पता होना चाहिए, लेकिन नहीं मालूम आपको क्या क्या मालूम है, एक वेक्टर a मालूम है दूसरा वेक्टर b मालूम है। तो वेक्टर a और वेक्टर b को यूज करते हुए सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा u वेक्टर निकालना होगा। देखिए डायग्राम जो मैंने ड्रॉ किए ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है। वेक्टर a और वेक्टर b पर मुश्तमिल जो रेक्टेंगुलर प्लेन बन रही है इसके क्रॉस करता हुआ एक वेक्टर जा रहा है ऊपर की तरफ क्रॉस में, तो इसीलिए हम क्या करेंगे पहले वेक्टर u निकालेंगे। और u कैसे निकालेंगे वेक्टर a और वेक्टर b के क्रॉस प्रोडक्ट के जरिए, क्योंकि वेक्टर u a और b का क्रॉस होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, पहले वेक्टर u निकालते हैं फिर देखते हैं कि आगे कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो वेक्टर u निकालने के लिए यहां लिखा हुआ है सिंस वी हैव टू फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b। जैसा कि हमें यूनिट वेक्टर मालूम करना है a और b दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, देयरफॉर वी विल यूज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन वेक्टर्स। और ये बात की पॉइंट के अंदर भी लिखी हुई है, हम की पॉइंट का ही यूज कर रहे हैं। तो निकालते हैं वेक्टर u क्या हो जाएगा a और b का क्रॉस प्रोडक्ट, बीच में क्रॉस लिखा हुआ है। अब देखें वेक्टर u इक्वल्स a की जगह पर वेक्टर a की वैल्यू लिख दी 2i माइनस 6j माइनस 3k, फिर क्रॉस b की जगह पर वेक्टर b की वैल्यू लिख दी 4i प्लस 3j माइनस k। आपको मैंने बताया था कि जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करना हो तो आसान मेथड कौन सा होता है डिटर्मिनेंट मेथड। मैट्रिक्स का जो मॉड्यूलस होता है डिटर्मिनेंट उसके जरिए हम सॉल्व करेंगे। तो मैट्रिक्स को सॉल्व करना तो आपको आ ही गया था, लास्ट टाइम हमने क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करना सीख ही लिया था। वेक्टर ए में देखें तो आपको तीन यूनिट वेक्टर नजर आ रहे हैं i j और k।
वेक्टर बी में देखें तो यहाँ पर भी आपको 3 यूनिट वेक्टर्स नजर आ रहे हैं, आई, जे और के। इन आई, जे और के को पहले रो में आपने लिख दिया है, डिटर्मिनेंट के अंदर फर्स्ट रो में आपने आई, जे और के लिख दिया है। फिर वेक्टर बी के कोएफिशिएंट को सेकंड रो में लिखा है उनके साइन के साथ, 2, -6, -3, ये देखिए लिखा हुआ। और फिर थर्ड रो में वेक्टर बी के कोएफिशिएंट्स को लिखा उनके साइन के साथ, यानी 4, 3 और -1, ये देखिए। अब आगे चलें तो इसको हम माइनर्स बना लेंगे। एक बड़ी डिटर्मिनेंट को जब छोटी डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करते हैं तो इसका मतलब उसको हम माइनर की सूरत में सॉल्व कर रहे हैं। अब जो पहली वाली रो है, पहली रो में देखें पहला यूनिट वेक्टर कौन सा लिखा हुआ है, आई, ठीक है ना। आई किस रो का मेंबर है, पहली रो का। और किस कॉलम का मेंबर है, पहले कॉलम का मेंबर है। तो पहली रो और पहले कॉलम को छोड़ दीजिए, तो जो जो एलिमेंट बाकी बचेंगे उनको लिख लीजिए। क्या क्या आपको नजर आ रहा है बाकी बचता हुआ, आपको नजर आ रहा है -6, -3, 3 और -1, साइन के साथ वैसे लिख दिया। फिर सेकंड एलिमेंट देखिए, तो पहली रो में सेकंड एलिमेंट कौन सा है, जे, ये रहा। जे कौन सी रो का मेंबर है, पहली रो का। और कौन से कॉलम का मेंबर है, दूसरे कॉलम का। तो पहली रो और दूसरे कॉलम के एलिमेंट को छोड़ दीजिए, बाकी जो कुछ है आपने उसको क्या कर लेना है, उसको आपने माइनस की सूरत पे लिख लेना है। तो सेकंड एलिमेंट के साथ साइन कौन सा यूज करते हैं, माइनस का। ये हम लास्ट टाइम समझ चुके हैं, डिटर्मिनेंट का रूल है। सेकंड एलिमेंट के साथ माइनस का साइन, जे लिख दिया। क्या क्या बचा, 2, 4, तो यहाँ देखिए 2, 4, फिर -3, -1, तो यहाँ लिखा हुआ है -3, -1। फिर थर्ड एलिमेंट ले लीजिए। अब थर्ड एलिमेंट कौन सा है, थर्ड एलिमेंट है के, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये रहा के। थर्ड एलिमेंट कौन से वाली रो का मेंबर है, पहली वाली रो का मेंबर है। कौन से कॉलम का मेंबर है, तीसरे कॉलम का मेंबर है। इसको छोड़ देंगे, बाकी जो एलिमेंट बचे हुए आपको नजर आ रहे हैं आप उसको ले लीजिए। तो क्या क्या बचा हुआ आपको नजर आ रहा है, अब की बार जरा गौर करें तो आपको नजर आ रहा है 2, 4, -6 और 3, 2, 4, -6 और 3 आपने वैसे ही ले लिया। आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। आई को ऐसे ही लिख लिया, और आपको उम्मीद है कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना तो आ ही गया है। ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, -6 को -1 से मल्टीप्लाई किया, और फिर 3 को -3 से नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। ये देखिए -6 -1 मल्टीप्लाई हुआ, 3 और -3 मल्टीप्लाई हुआ। जब नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन कौन सा यूज करते हैं, माइनस का, वो आ गया। फिर इसी तरीके से आगे चले, -6, ये रहा -6। अगेन ऊपर से नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करें, 2 को -1 से और फिर 4 को -3 से। तो आपने मल्टीप्लाई किया, 2 को -1, 4 को -3 से, यह आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय -1, 4 मल्टीप्लाई -3। दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान अगेन साइन कौन सा आया, माइनस का। ये देख लीजिए माइनस का साइन, जहां पर ये बॉल मौजूद है, ठीक है ना। फिर थर्ड एलिमेंट रह गया प्लस के, वो ऐसे ही आपने लिख दिया। अगेन आपने क्या करना है, आपने 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर से नीचे की तरफ, और 4 को -6 से मल्टीप्लाई करना है नीचे से ऊपर की तरफ, और दोनों के मल्टीप्लिकेशन के दरमियान साइन कौन सा आएगा, माइनस का। तो यहाँ पर आप देखिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 को -6 से मल्टीप्लाई किया, और बीच में साइन कौन सा आ गया, माइनस का। आगे चलते हैं, आई एज इट इज, -6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, +6 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9। फिर माइनस का जे एज इट इज, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें, -2, और फिर देखिए माइनस माइनस प्लस, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 12। फिर प्लस के एज इट इज, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6, और फिर माइनस, और फिर ये वाला माइनस, दोनों क्या हो गए, प्लस। तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 24। आगे देखिए तो 9 + 6 का मतलब क्या हो गया, 15i। फिर 12 - 2 का मतलब हो गया -10j, और 24 + 6 का मतलब हो गया 30k। तो इस तरह वेक्टर यू आपने मालूम कर लिया। बाकी है, अब निकालना बाकी है वेक्टर यू का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर यू का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। जब कोई वेक्टर i, j और k की सूरत में गिवन हो, जिसमें x, y और z आता हो, यानी i का कोफिशिएंट x, j का कोफिशिएंट y, z का कोफिशिएंट k का कोफिशिएंट z, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, स्क्वायर रूट में x² + y² + z² कर देते हैं। उसी लॉजिक के तहत, उसी के पॉइंट के तहत यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। 15² + -10 का स्क्वायर + 30 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225। यहाँ देखिए मैंने कहा था जल्दी में गलती हो जाती है, प्लस माइनस माइनस कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। -10 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, और फिर 30 का स्क्वायर 900। 900 + 100 1000, 1000 में 225 को ऐड कर दीजिए तो 1225। तो वेक्टर यू का मैग्नीट्यूड आपको मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ 1225। 1225 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 35। इस तरह वेक्टर यू आपने पिछली स्लाइड में मालूम किया, वेक्टर यू का मैग्नीट्यूड इस स्लाइड में मालूम किया। अब क्या निकाल सकते हैं,
यूनिट वेक्टर इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक। क्या थी इक्वेशन नंबर 1? यू कैप बराबर था वेक्टर यू डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यू। वेक्टर यू की जगह पर वेक्टर यू की वैल्यू पुट कर दी 15i माइनस 10j प्लस 30k, और नीचे वेक्टर यू का मैग्नीट्यूड 35 पुट कर दिया। उसके बाद हमने एलसीएम को ब्रेक कर दिया, 15i को 35 से डिवाइड किया, यह आ गया, बीच में माइनस का साइन, यह आ गया, 10j को 35 से डिवाइड किया, इस तरह से लिख दिया, फिर बीच में प्लस का साइन, इस तरह से लिख दिया, 30k को 35 से डिवाइड किया, इस तरह से लिख दिया। यानी हर इंडिविजुअल वैल्यू को 35 से डिवाइड कर दिया, मतलब एलसीएम ब्रेक कर दिया है। कैंसिलेशन मुमकिन है, 5 से कैंसिल किया, 5 3s आर 15, 5 7s आर 35, फिर 5 2s आर 10, 5 7s आर 35, फिर 5 6 आर 30, 5 7s आर 35। तो 3/7i माइनस 2/7j प्लस 6/7k, या यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, तो इस तरह से आपने यूनिट वेक्टर मालूम करना सीखा है, क्रॉस प्रोडक्ट, फिर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और फिर रेशियो लिया, और फाइनली आपको क्या मिल गया? यूनिट वेक्टर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा, ये जो यूनिट वेक्टर मालूम करना हमने सीखा है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर यूनिट वेक्टर मालूम करने के लिए पेपर में पूछा जाता रहा है, तो आपने इस न्यूमेरिकल की और इस जैसे न्यूमेरिकल की भरपूर प्रैक्टिस करनी है। एंगल मालूम करना दो वेक्टर के दरमियान, एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पर मालूम करना, यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड, 4 टाइप के जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की क्लास से। बहुत अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पास पेपर में है, हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं है। कह रहे हैं कि इफ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज 50 न्यूटन। एक फोर्स है जो कि 100 न्यूटन की है, उसका एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 50 न्यूटन है। एक फोर्स आपको बता दी गई है 100 न्यूटन की, उसका एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 50 न्यूटन का है। कह रहे हैं फाइंड द अदर कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट मालूम करें। अब कैसे मालूम करेंगे? फोर्स 100 न्यूटन है, सपोज कर लीजिए जो कंपोनेंट आपको गिवन है वो एक्स कंपोनेंट है, तो उसको मैंने सपोज किया है एफ एक्स 50 न्यूटन। मालूम क्या करना है? दूसरा कंपोनेंट। अगर इसको एफ एक्स सपोज किया है तो एफ वाई आप मालूम करेंगे, एफ वाई को क्वेश्चन मार्क कर दिया। अच्छा, मैंने इसको एफ एक्स सपोज किया है, आप चाहें तो इसको एफ वाई सपोज कर सकते हैं, और एफ एक्स की सूरत में आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जवाब सेम आएगा, ये आपकी मर्जी है। ठीक है ना, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये फर्स्ट कर लीजिए एक फोर्स एफ है, और ये फर्स्ट कर लीजिए फोर्स एफ का एक और कंपोनेंट जो कि एक्स कंपोनेंट, और एक्स कंपोनेंट किसके बराबर होता है? एफ कॉस थीटा। यहाँ एंगल बन गया। मालूम क्या करना है आपको? एफ वाई यानी एफ साइन थीटा, ये आपको मालूम करना है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सिंस एफ वाई जो कि आपको मालूम करना है किसके बराबर है? एफ साइन थीटा। अब देखिए एफ वाई निकालने के लिए एफ की जरूरत पड़ेगी, तो सवाल में देखिए आपके पास एफ है 100 न्यूटन, और किसकी जरूरत पड़ेगी? साइन थीटा। एंगल आपको नहीं बताया गया कि कितना एंगल बन रहा है, तो पहले हम क्या निकालेंगे? एंगल। देयरफॉर वी विल हैव टू फाइंड द एंगल। सो एंगल मालूम करने के लिए आपको गिवन क्या है? आपको एफ एक्स गिवन है, यानी फोर्स का एक्स कंपोनेंट गिवन है जो आपने सपोज किया हुआ है। एफ एक्स किसके बराबर होगा? एफ कॉस थीटा। यहाँ से कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? देखें एफ मल्टीप्लाई कर रहा है राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर लेकर जाएंगे तो एफ एक्स को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। या आप लोग जानते ही हैं मैथमेटिकल रूल के मुताबिक, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा एफ एक्स ओवर एफ। अब कॉस थीटा बराबर हो गया, एफ एक्स की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी 50, एफ की जगह पर 100 पुट कर दिया, तो कॉस थीटा किसके बराबर आ गया? 0.5। अब देखिए एंगल मालूम करना है, तो कॉस जो कि लेफ्ट हैंड साइड पर एंगल यानी थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट हैंड साइड पर ले चाहिए, कॉस इनवर्स हो जाएगा। ये छोटे छोटे स्टेप्स आपको प्रैक्टिस हो ही गई है, कई दफ़ा आप सॉल्व कर चुके हैं। कैलकुलेटर में शिफ्ट दबाकर कॉस प्रेस कीजिए तो कॉस इनवर्स लिखा हुआ नजर आएगा, और फिर साथ में 0.5 आप टाइप कर दीजिए। तो शिफ्ट दबाकर कॉस 0.5 जब आप टाइप करेंगे तो आपको जो जवाब मिलेगा वो क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। यानी कि फोर्स एफ और एफ एक्स के दरमियान एंगल कितना है? 60 डिग्री। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल थीटा जिसको हमने डायग्राम में मेंशन किया हुआ है, ये यहाँ पर कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया, सपोज कर लीजिए। ठीक है ना, अब आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालना है एफ वाई। तो इक्वेशन नंबर 1 को यूज करना होगा। देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में क्या तब्दीली आती है। एफ वाई बराबर है एफ साइन थीटा के। ठीक है ना, तो एफ वाई बराबर जगह एफ की जगह पर एफ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, 100 न्यूटन सवाल में गिवन थी, और फिर साइन थीटा, थीटा की जगह पर 60 डिग्री पुट कर दिया। साइन 60 डिग्री कैलकुलेटर में चेक कीजिए तो 0.866 आएगा जवाब।
0.866 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फोर्स F का दूसरा कंपोनेंट यानी कि Y कंपोनेंट कितना आ गया 86.6 न्यूटन। तो अगर कोई फोर्स आपको गिवन हो और कोई एक कंपोनेंट आपको गिवन हो तो इस तरह से आप दूसरा कंपोनेंट मालूम कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो Fx को Fy सपोज कर लीजिए, Fy किसके बराबर का F साइन थीटा, वहाँ से एंगल निकालें साइन के फंक्शन के जरिए और आखिर में Fx कैलकुलेट कीजिए तो Fx बराबर होगा F cos थीटा, एंगल पुट करें Fx आ जाएगा। जवाब दोनों सेम ही आएंगे, किसी भी तरीके से करें, आप घर पर प्रैक्टिस करके देखिएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने मुख्तलिफ टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए हैं, मतलब हमने दो वेक्टर्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन या रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मालूम करने का तरीका सीखा। अगर कोई वेक्टर हमें यूनिट वेक्टर की फॉर्म में गिवन हो, फर्स्ट कर लीजिए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम करना हो तो कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस तरह से सॉल्व करेंगे जैसे पिछली स्लाइड में आज किया भी है। दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल कैसे मालूम किया जाता है, डॉट प्रोडक्ट के जरिए, उसको भी हमने सॉल्व करना सीख लिया। किसी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी दूसरे वेक्टर पर मालूम करना हो तो अगेन आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, वो भी हमने काम कर लिया। फिर अगर हमें दो वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करना हो तो डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी के जरिए हमने उसको सॉल्व करना सीखा है। अगर दो वेक्टर्स गिवन हो किसी प्लेन के ऊपर और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर मालूम करना हो तो अगेन क्रॉस प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है और लास्ट स्लाइड में हमने उसके हवाले से भी काम कर लिया है। और एक स्पेशल टाइप का न्यूमेरिकल है कि अगर कोई फोर्स गिवन है और उसका कोई एक कंपोनेंट गिवन हो तो दूसरा कंपोनेंट कैसे मालूम करेंगे, उसको मालूम करना भी आपने सीख लिया है। तो इस तरह से इस चैप्टर में अब तक हमने जो भी मैथमेटिकल टाइप के क्वेश्चंस या रिलेशन डिस्कस किए हैं, आप उनकी भरपूर प्रैक्टिस करनी है। खाली 4 से 5 टाइप हैं और सीधे सीधे से काम हो रहा है हर किसी में। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर्स के किस तरह से यूज़ किए जाते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया है, तो आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ न्यूमेरिकल का पोर्शन किसी हद तक खत्म हो रहा है। अब हम नेक्स्ट टाइम जो है नेक्स्ट स्लाइड में वो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स के लिहाज से बात करेंगे, कुछ वेक्टर की प्रॉपर्टीज हमें प्रूफ करनी है। तो देखते हैं आज पहली प्रॉपर्टीज हवाले से क्या है। एक प्रॉपर्टी पेपर में आती है, बहुत ही ज़्यादा आसान प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ इसको देखिएगा। कहते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी स्क्वायर ये बराबर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। इसको प्रूफ कर दें, प्रूफ दैट ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस ए डॉट बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी आपको प्रूफ करनी है, बहुत ही ज़्यादा आसान प्रॉपर्टी है। 4 प्रॉपर्टीज हैं जो हमें प्रूफ करनी है, जिनमें से पहली प्रॉपर्टी आपके सामने मौजूद है स्क्रीन पर, ए क्रॉस बी स्क्वायर मैग्नीट्यूड के साथ, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये पहली प्रॉपर्टी है। इसके अलावा 3 और हमें डिस्कस करनी है। ये वाली प्रॉपर्टी बहुत आसान है, इसलिए सबसे पहले मैं ये करवा रहा हूँ। बहुत सिंपल है, देखें कैसे। सिंस ए क्रॉस बी जब दो वेक्टर्स के दरमियान से आप क्रॉस को रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। अच्छा, ये यहाँ पर 2 साइड लाइन मौजूद हैं, ठीक है ना। ये साइड लाइन किसको साइड कर देंगे, मैग्नीट्यूड को। मगर आप जानते हैं जब साइन थीटा आ गया तो ये ऑलरेडी क्या हो गए, मैग्नीट्यूड हो गए, ऑटोमेटिकली ये मैग्नीट्यूड है। लिहाजा यहाँ पर मैंने 2 साइड लाइन नहीं लिखी है। ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड बराबर हो गया ए बी साइन थीटा। आप जानते हैं जब दो वेक्टर्स के दरमियान से क्रॉस को रिमूव किया जाता है तो साइन का फंक्शन आता है। इसी तरीके से ए डॉट बी मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। ये बात भी आप जानते हैं कि जब दो वेक्टर्स के दरमियान से डॉट को रिमूव करते हैं तो कॉस का फंक्शन आता है। दो वेक्टर्स के दरमियान जब हमने एंगल मालूम करना सीखा, जब किसी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वाले वेक्टर पर मालूम करना सीखा, तो वहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था ना कि ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा। वही चीज़ आ गई। अब इसको हमने क्या कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसमें क्या तब्दीली आ गई, अब देखिए, इट बिकम्स ए क्रॉस बी की जगह पर ए क्रॉस बी की वैल्यू पुट कर दी, और ए क्रॉस बी की वैल्यू कौन सी पुट की है, ए बी साइन थीटा। स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया। फिर प्लस ए डॉट बी की जगह पर ए डॉट बी की वैल्यू पुट कर दी, जो हम ऑलरेडी मालूम कर चुके थे। ये रही ए डॉट बी की वैल्यू, यानी कि ए बी कॉस थीटा। स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया। राइट हैंड साइड पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिए,
स्क्वायर को ऑपरेट करते हैं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये जो स्क्वायर आपको नजर आ रहा है ये ए के ऊपर भी है तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ये स्क्वायर बी के ऊपर भी है तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, और ये स्क्वायर साइन थीटा के ऊपर भी है तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का साइन एज इट इज। फिर ये जो स्क्वायर है इसको ए के ऊपर ऑपरेट किया ए स्क्वायर, बी पर ऑपरेट किया बी स्क्वायर, कॉस थीटा पर ऑपरेट किया कॉस स्क्वायर थीटा, राइट हैंड साइड ए स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज। अब लेफ्ट हैंड साइड पर ये जो एक्सप्रेशन आपको लिखी हुई नजर आ रही है, इस एक्सप्रेशन के अंदर देखिए क्या चीज कॉमन है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ भी लिखा हुआ ये कॉमन है तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। मैंने नेक्स्ट स्टेप में ए स्क्वायर बी स्क्वायर का कॉमन ले लिया, जब कॉमन लिया तो पहले क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस का साइन, और बाद में क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा, राइट हैंड साइड पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज, ब्रैकेट में क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट हैंड साइड पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज। आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी की बुनियाद पर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर हो जाता है 1 के बराबर हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो देखिए देन इक्वेशन 1 बिकम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये जो लिखा हुआ था हमने सिंपल क्या किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 राइट हैंड साइड पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें ए स्क्वायर बी स्क्वायर, राइट हैंड साइड पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये प्रॉपर्टी कितनी आसानी से प्रूफ हो गई। सिर्फ क्या किया हमने ए और बी के दरमियान से क्रॉस को रिमूव किया तो ए बी साइन थीटा, फिर ए डॉट बी के दरमियान से डॉट को रिमूव किया ए बी कॉस थीटा, और ये वैल्यूज पुट कर दी और मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाई किया, यानी कि जो मैथमेटिकल सॉल्यूशन मुमकिन था स्क्वायर को ऑपरेट करके वो यूज़ किया, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी अप्लाई की जो मैट्रिक में आपने प्रूफ की थी, मैट्रिक से पढ़ते आ रहे हैं वही हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट की और फाइनली प्रूफ कर लिया कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों क्या है बराबर। तो हमें वेक्टर की प्रॉपर्टीज में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को बराबर प्रूफ करना है। ये पहली प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टीज और रह गई हैं जो हमें प्रूफ करनी है, तो प्रैक्टिस कीजिए। जितने ज़्यादा की पॉइंट को देखते हुए न्यूमेरिकल्स की और मैथमेटिकल प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा की पॉइंट आपके फिंगर टिप्स पर होंगे और बहुत आसान से न्यूमेरिकल से इस चैप्टर के आपने अंदाज़ा तो लगा ही लिया होगा। सीधा सीधा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके और काम करना है अकॉर्डिंग टू की पॉइंट, कोई रीअरेंज नहीं करना पड़ रहा हमें जिस तरह हम चैप्टर नंबर 3 या चैप्टर नंबर 4 में फॉर्मूले को बार बार रीअरेंज करते थे, ऐसा कुछ नहीं है, सीधा सीधा सा काम है। तो आपने प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करना है और जो की पॉइंट डिस्कस किए हैं उनको आपने इस्तेमाल करना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद है कि जो पहली प्रॉपर्टी आज हमने इस स्लाइड के हवाले से समझी है ये भी आपको समझ आएगा ही होगी। नेक्स्ट टाइम हम मजीद कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो आप बिला झिझक मुझसे कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपके जहन में क्वेश्चंस आएंगे और जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे तो उन क्वेश्चंस को कुछ ना कुछ आप आंसर देने के खुद ब खुद काबिल हो जाएंगे। और अगर कोई क्वेश्चन जिसका आंसर आपको ना मिल रहा हो तो आप फिर वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो प्रैक्टिस करें, कन्फ्यूजन हो बिला झिझक गूगल क्लासरूम पर मुझसे डिस्कस करते रहें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।